आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हेमेटोलॉजी। जब भी किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट होता है या जैसे सीबीसी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप या ईएसआर, ये सब हेमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट का ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें सीबीसी, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, ईएसआर ये सब हेमेटोलॉजी के अंदर आते हैं। इसीलिए अगर आप स्टूडेंट्स हैं मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो हेमेटोलॉजी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में से एक है। ठीक है, आज के इस सब्जेक्ट में हम हेमेटोलॉजी क्या होती है, हेमेटोलॉजी कैसे वर्क करती है, फिर इसके ब्लड के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, स्कोप ऑफ हेमेटोलॉजी, इसकी इम्पोर्टेंस और कॉमन ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी है क्या? हेमेटोलॉजी मेडिसिन और लेबोरेटरी साइंस की वो ब्रांच है जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स और ब्लड डिजीज़ का स्टडी करती है। ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या है? हेमेटोलॉजी मेडिसिन और लेबोरेटरी साइंस की वो ब्रांच है जो ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन और ब्लड डिजीज़ का स्टडी करती है। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन में मेनली बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस इंक्लूड होते हैं। ये ऑर्गन कंटिन्यूसली ब्लड सेल्स बनाते हैं। ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? कंटिन्यूसली ब्लड सेल्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे हेमेटोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। इसमें हम सिर्फ ब्लड को नहीं देखते बल्कि ये भी देखते हैं कि ब्लड सेल कैसे बनते हैं, कितनी क्वांटिटी में हैं और प्रॉपरली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब आते हैं हेमेटोलॉजी, व्हाट इज़ इट एंड हाउ डज इट वर्क। ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो ब्लड सैंपल लिया गया, ठीक है, तो जैसे कि ब्लड सैंपल लिया गया, उस सैंपल में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कौन से कंपोनेंट होते हैं? 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आपको इमेज में शो हो रही होगी। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना। किसका? आरबीसी का। आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। अगर आरबीसी कम हो जाए तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। अगर आरबीसी कम हो जाए तो पेशेंट को एनीमिया हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स वीकनेस, फटीग, डिजीनेस और पेल स्किन हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं वाइट ब्लड सेल पे। तो ये बॉडी का सोल्जर होता है। ये बॉडी का क्या है? सोल्जर है। ये इन्फेक्शन से फाइट करता है। जैसे हमारे बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स खड़े हैं और वो फाइट कर रहे हैं एनिमी से, वैसे ही हमारे बॉडी में भी सोल्जर्स होते हैं और ये किससे फाइट करते हैं? ऑर्गेनिज्म से, पैथोजन से और वायरस, बैक्टीरिया से फाइट करते हैं। ठीक, अगर बैक्टीरिया, वायरस बॉडी में आए तो डब्ल्यूबीसी उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, अगर डब्ल्यूबीसी बहुत कम हो जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अगर कट लग जाए तो ब्लीडिंग रोकने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। ठीक है, जब ब्लीडिंग होती है तो उस जगह को रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करते हैं। अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। जब प्लेटलेट कम हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसीलिए प्लेटलेट काउंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए प्लेटलेट काउंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वाई डू वी स्टडी हेमेटोलॉजी? हमें क्यों हेमेटोलॉजी पढ़नी चाहिए? तो हमें हेमेटोलॉजी क्यों पढ़नी चाहिए? पहला रीज़न मैं आपको बताऊं, टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। ब्लड और ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन को समझने के लिए। नेक्स्ट सेकंड रीज़न है आपका, टू डायग्नोस एंड मॉनिटर ब्लड रिलेटेड डिजीज़।
तो ब्लड डिजीज़ डायग्नोस करने के लिए जैसे अनीमिया, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, इन सब डिजीज़ को क्या करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है टू गाइड इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट एंड पेशेंट केयर। ट्रीटमेंट मॉनिटर करने के लिए डॉक्टर मेडिसिन दे रहा है या कीमोथेरेपी चल रही है तो ब्लड रिपोर्ट से इम्प्रूवमेंट चेक की जाती है। नेक्स्ट है टू कंट्रीब्यूट टू डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, डिजीज़ प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन के लिए अर्ली डायग्नोसिस से पेशेंट की लाइफ बच सकती है। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस से क्या होता है, पेशेंट की लाइफ बच सकती है और हम उनका प्रिवेंशन कर सकते हैं उस डिज़ीज़ से और प्रमोशन कर सकते हैं, मतलब उनकी हेल्थ को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज़ हेमाटोलॉजी वर्क। हेमाटोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो अब लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल आने के बाद क्या क्या होता है, तो जैसे ब्लड कलेक्शन। ठीक है, यूजुअली वेन पंक्चर करके निडल वेन पंक्चर के थ्रू निडल को इंसर्ट किया जाता है और फिर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। सेकंड स्टेप में आता है सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है। ठीक है, ब्लड को एनालिसिस किया जाता है। अब ये एनालिसिस क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जैसे माइक्रोस्कोप, हेमाटोलॉजी एनालाइज़र और सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, और ऑटोमेटेड एनालाइजर्स हैं ये। ठीक है, स्टेप 4 में ब्लड स्मीयर भी बनाया जाता है। सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। सेल्स को किसके नीचे देखा जाता है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। नेक्स्ट है इसके रिज़ल्ट तो इंटरप्रेट किया जाता है। डॉक्टर डिसाइड करता है पेशेंट नॉर्मल है या डिजीज़्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप ऑफ हेमाटोलॉजी। तो जैसा इमेज के अकॉर्डिंग हेमाटोलॉजी का स्कोप क्या है, बहुत ही ब्रॉड है। ठीक है, एरिया ऑफ स्टडी आरबीसी में स्टडी ऑफ एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया, ये सब इन सब में स्टडी की जाती है। और डब्ल्यूबीसी में ल्यूकेमिया, इन्फेक्शन, इम्यूनोडिफिशियंसी, प्लेटलेट्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हीमोग्लोबिन में इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिजीजेस, ब्लड कोगुलेशन में तो ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म और क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, ये सब इसमें देखा जाता है। अब है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हेमाटोलॉजी का यूज़ होता है डिजीज़ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग, ब्लड बैंक में, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, बोन मैरो एग्जामिनेशन में, रिसर्च में, न्यू मेडिसिन डेवलप करने में। ठीक है, इसके बाद कॉमन हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, तो एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा और हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ेस होते हैं। ल्यूकेमिया क्या होता है, ये ब्लड कैंसर होता है। डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल हो जाती है इसमें क्या होता है, डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल हो जाती है। ल्यूकेमिया लिम्फोमा क्या है, लिम्फोमा में क्या होता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है लिम्फोमा। ठीक, मल्टीपल माइलोमा प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है। हीमोफीलिया क्या होता है, ब्लड क्लॉट प्रॉपरली इसमें नहीं होता है और ब्लीडिंग बहुत टाइम तक चलती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं। थैलासेमिया में क्या होता है, थैलासेमिया में इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बनता। नेक्स्ट है आपका सिकल सेल डिजीजेस। तो सिकल सेल में आरबीसी सिकल सेप की हो जाती हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है अर्ली डायग्नोसिस के लिए, एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए, टाइमली ट्रीटमेंट के लिए, बेटर पेशेंट आउटकम के लिए और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन के लिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है इससे। ठीक है, तो आज हमने
हमने जाना कि हेमेटोलॉजी क्या होती है, ठीक है। ब्लड फॉर्मिंग और ऑर्गन्स का साइंटिफिक स्टडीज़ में किया जाता है, ठीक है। इसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन और ब्लड क्लॉटिंग का स्टडी करते हैं। ये सब्जेक्ट डिजीज़ डायग्नोसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग और रिसर्च में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। याद रखिए कि hematology is the branch of medical laboratory science that deals with the study of blood, blood forming organ and blood disorder. It plays a vital role of diagnosis, treatment, prevention and monitoring of disease, ठीक है। इन सब की स्टडी हम इसमें करते हैं। अगर हम बात करें हेमेटोलॉजी वर्ड कहाँ से आया, तो हेमेटोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड से आया है। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला हीम, हीम का मतलब होता है ब्लड, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस, ठीक है। इसीलिए सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो हेमेटोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड। लेकिन सिर्फ ब्लड की स्टडी ही नहीं होती इसमें मैंने आपको बताया ब्लड की स्टडी होती है, ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स की होती है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ की स्टडी होती है, ठीक है। अब ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है, इसमें मेनली बोन मैरो होता है, जहाँ हमारे बॉडी के ब्लड सेल्स कंटिन्यूसली बनते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो क्या होगा? अगर बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो ऑक्सीजन सेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगी, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है, ठीक है। हमारे सेल्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और जब अगर ब्लड ही कम होगा तो कैसे हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से सेल डैमेज होने स्टार्ट हो जाए। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों का देती हूँ, जैसे हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमें लाइव रहने के लिए खाना खाने की नीड पड़ती है, ठीक है। हम सुबह, शाम, दोपहर में खाना खाते हैं, ठीक। अगर हम ये तीनों खाना स्किप कर दें तो क्या होगा? हम सिर्फ एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी इरिटेट हो जाएगी, हम इरिटेट हो जाएंगे, हम किसी की बातें नहीं सुनेंगे, हमें कोई कुछ भी कहेगा तो हम उल्टा ही जवाब देंगे, हम इरिटेट हो जाएंगे एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है। वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होंगे? डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जब डैमेज होंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। इसीलिए क्या है, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ब्लड को लाइफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। आपके जो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट बॉडी है, उन सबके बॉडी में 5 लीटर ब्लड क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ब्लड के मेजर कंपोनेंट्स जैसा कि हम जानते ही हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। तो इसमें दो मेन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है ब्लड को। पहला है प्लाज्मा में और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। प्लाज्मा जो ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, प्लाज्मा क्या है? ये ब्लड का लिक्विड पोर्शन है, ठीक है। और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब इनका फंक्शन समझते हैं। तो आरबीसी ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को लंग से बॉडी तक ले जाना और इन्फेक्शन से बॉडी को
और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग में लाना। देखो इनका ट्रांसपोर्ट का काम होता है ब्लड का, ठीक है। ये क्या करती हैं, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स तक ले जाती, सारी सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। और जो ऑक्सीजन्स के पास पहले से बैग भरा रहता है, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो दे देती हैं, डीऑक्सीजनेटेड गैसेस दे देती हैं ब्लड में, ताकि वो वापस से लंग्स के पास जाए और लंग्स क्या करें, उसे प्यूरिफाई करके वापस से फिर भेजें, ठीक। अब आते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करती हैं, सोल्जर का काम करती हैं। मैंने क्या बताया था, सोल्जर का काम करती हैं, ठीक है। ये इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। प्लेटलेट का काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉट बनाना और ब्लीडिंग रोकना। हेमाटोलॉजी इन तीनों ब्लड सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन, नंबर और एबनॉर्मेलिटी को डिटेल में स्टडी करती है। अगर आरबीसी कम हो जाए तो एनीमिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। अगर डब्ल्यूबीसी एबनॉर्मल तरीके से बढ़ने लगे तो ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर डेवलप हो सकता है। और अगर प्लेटलेट कम हो जाए तो पेशेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए हेमाटोलॉजी सिर्फ नॉर्मल ब्लड को ही नहीं, बल्कि ब्लड से रिलेटेड डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो हमने इतना समझा, ठीक है। स्कोप में भी हमने क्या पढ़ा था, स्कोप क्या होता है, तो स्कोप का मतलब होता है कि हेमाटोलॉजी का यूज़ किन किन एरिया में होता है। तो सबसे पहला स्कोप है डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड रिलेटेड डिजीज़, ठीक है। और उसके बाद हॉस्पिटल में जब किसी पेशेंट को वीकनेस, फीवर, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर सबसे पहले ब्लड इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है क्लास। और इन इन्वेस्टिगेशन की हेल्प से डिजीज़ जैसे एनीमिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा डायग्नोस की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद भी ब्लड टेस्ट रिपीट किए जाते हैं ताकि पेशेंट की कंडीशन मॉनिटर की जा सके। नेक्स्ट है दूसरा स्कोप है इवेलुएशन ऑफ बोन मैरो डिसऑर्डर एंड हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स फंक्शंस, ठीक है। बोन मैरो हमारे ब्लड सेल्स की फैक्ट्री है। बोन मैरो क्या है, हमारे ब्लड सेल्स की फैक्ट्री है। यहीं से आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अगर बोन मैरो प्रॉपरली काम ना करे तो ब्लड सेल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या होती है, ब्लड सेल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। इस कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए क्या किया जाता है, बोन मैरो एग्जामिनेशन किया जाता है। तीसरा स्कोप है असेसमेंट और ऑफ हीमोस्टेसिस एंड कोगुलेशन डिसऑर्डर, ठीक है। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग को रोकना, और अगर क्लॉटिंग प्रोसेस नॉर्मल ना हो तो पेशेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग या अनवांटेड क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो सकती है। हेमाटोलॉजी लेबोरेटरी में पेशेंट APTT और INR जैसे टेस्ट की हेल्प से इन डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्कोप है सपोर्ट इन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इम्यून डेफिशिएंसी एंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर। वाइट ब्लड सेल्स बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन करते हैं। इनकी एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने में हेमाटोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट स्कोप है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आज हेमाटोलॉजी कंटिन्यूसली एडवांस हो रही है, ठीक है। ऑटोमेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, फ्लो चार्ट और
साइटोमेट्री और स्टेम सेल्स थेरेपी जैसे मॉडर्न टेक्निक ने ब्लड डिजीज़ की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को और भी एक्यूरेट बना दिया है। ठीक है क्लास, तो आज हम क्लास अपनी यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। और क्लास एंड करने से पहले आप लोगों के लिए एक नोटिस है, जैसा कि आप लोग अगर BAMS, BNYS, BHMS, BUMS कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेस्ट है, आप लोगों के लिए एक कोर्स है, लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जो कि है CCH। अगर आप लोग प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लीगल गवर्नमेंट कोर्स है आप लोगों के लिए, जिसका नाम है CCH और ये 1 साल की है। ठीक है, कोर्स है, 1 साल की कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। ठीक, इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। और अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं और इसकी कंप्लीट फ़ीस है 25,000। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।